जस्टिस सूर्यकांत उसी स्टेट से आते हैं जहाँ से मैं आता हूँ, हरियाणा से। और इसलिए हरियाणा के लोगों से देश को भी ज़्यादा उम्मीद होती है कि बोल्ड होंगे, ईमानदार होंगे। सवाल उठ रहे हैं, क्या जस्टिस सूर्यकांत ने क्या उस वकील को बचाने में योगदान दिया, या फिर Yes. क्या कार्रवाई नहीं करना चाहते थे यस, उस वकील के खिलाफ? 100%। जस्टिस गवई भी अगर पर्सनली भी उनको ओपन कोर्ट में तो उन्होंने कहा, अगर पर्सनली भी उन्होंने कहा अपने सुप्रीम कोर्ट के साथियों से और खासतौर पर जस्टिस सूर्यकांत से, तब भी जस्टिस सूर्यकांत को और उनके साथी को, जस्टिस बागची को, इन दोनों को संज्ञान लेना चाहिए था। अभी भी माय लॉर्ड तोते की तरह वकील बोल रहे हैं। इससे साबित होता है क्लाइंट को भी, देश की जनता को लगता है जैसे वकील लोगों को भीख मांगनी है मेरे लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं और सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। केंद्र सरकार ने जस्टिस सूर्यकांत को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उन्हें सीजीआई के रूप में नियुक्त किया है और अगले महीने 24 नवंबर को वो शपथ लेंगे। अभी मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं पीआर गवई, उनकी जगह जस्टिस सूर्यकांत शपथ लेंगे और उनके बारे में अब चर्चा हो रही है कि जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कुछ उनका योगदान रहा है, किन किन अहम फैसलों पर उनका क्या कुछ रहा है रुख। उन चीज़ों पर भी बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि बीआर गवई के बाद जो 14 महीने के लिए जस्टिस सूर्यकांत उनकी जगह जो नियुक्त हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में, उनके नियुक्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर क्या असर पड़ेगा, इसी बारे में जानेंगे। सर, जस्टिस सूर्यकांत को किस रूप में देखते हैं जब केंद्र सरकार ने उन्हें अगले चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया? देखो, एज़ यूजुअल जो भी चीफ जस्टिस बनता है देश में, बहुत सारे जजों को हाई कोर्ट से बिना चीफ जस्टिस के बने भी लेके आए हैं। और जस्टिस गवई भी आई थिंक चीफ जस्टिस नहीं थे जब उनको यहाँ लाया गया था। बहुत सारे ऐसे जज हैं जो अभी पंचोली एक जज आए हैं जो इसी कॉलेजियम ने किया, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। उनको बहुत सारे 50 से भी ज़्यादा जजों को इग्नोर करके, यानी मेरिट के आधार पे यहाँ लाया गया। तो मेरिट तो उनमें थी नहीं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई बाहरी ताकतें काम करती हैं जो कॉलेजियम को प्रभावित करती हैं, और इसमें इफ एंड बट करने की जरूरत नहीं। सरकार में बैठे हुए लोग प्रभावित करते हैं और कॉलेजियम प्रभावित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं और इसमें घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार अब देश में ये भी समय आ गया है जब आप हाई कोर्ट्स के जज को बिना चीफ जस्टिस और मेरिट को ना, उसको सीनियरिटी को इग्नोर करके अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं, तो इस देश का चीफ जस्टिस भी मेरिट के आधार पे हो, न कि सीनियरिटी के आधार पे। अगर किसी जज से ये लगता है कि ये उसके टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में वो सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई है, लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने में वो बोल्डनेस, ईमानदारी, अपराइटनेस नहीं दिखाई है, तो ऐसे जजों को चीफ जस्टिस चाहे हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का नहीं बनाना चाहिए। अब रही जस्टिस सूर्यकांत की बात, जस्टिस सूर्यकांत से हमें बहुत उम्मीद थी और हैं। कुछ उम्मीदों पे इन्होंने पानी फेरा है। उनमें से कुछ फैसले ऐसे हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंस कम नज़र आई, जहाँ पे निष्पक्षता कम नज़र आई। नंबर एक वहाँ के थे छत्तीसगढ़ के आई थिंक, या झारखंड के, मध्य प्रदेश के एक नेता ने उसको वो बोल दिया था, कर्नल सोफिया को, आतंकवादियों की बहन। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने क्या संज्ञान लिया, किस तरह से व्यवहार किया, किस तरह का फैसला न्याय किया। और दूसरा एक प्रोफेसर था जो अशोका यूनिवर्सिटी में था, यहीं सोनीपत में, उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जजमेंट्स में। बाद में उनको जमानत तो मिली, मगर अभी भी उसका पासपोर्ट जब्त है, जो उस मंत्री का नहीं किया गया। तो इस तरह की बातों से ये देश की जनता सब कुछ देखती है, महसूस करती है। न्याय देखने का दिखता हुआ दिखाई दे, ये नहीं। न्याय महसूस करने की चीज़ है, वो महसूस होना चाहिए जिसको इक्वली हर सिटीजन देश का बराबर महसूस करता है कि न्याय हुआ कि नहीं हुआ।
कुछ अपने लालच में स्पोर्ट और या अगेंस्ट में बोल सकते हैं, मगर न्याय महसूस करने की चीज़ है, यूनिवर्सल चीज़ है जो सबको एक जैसी फील होती है। तो उस मामले में दूसरा, महाराष्ट्र में जब हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, एमएलए खरीद के दूर जहाज़ों में भगाए गए थे और वहाँ पे बिल्कुल आमूल चूल एक तरफ सरकार पलटी हुई थी उसकी ठाकरे की, तो उस माहौल में वो कितने दिन तक स्पीकर का रोल और कितना वो केस डेट तारीख पे तारीख चलती रही। दूसरा, जब अपॉइंटमेंट हो रही थी चोरी चकारी से चीफ जस्टिस को, एक इंडिपेंडेंट आदमी को रोक के सरकार खुद पीएम और खुद गृह मंत्री उसमें शामिल हो गए, अपोजिशन तो एक होता है। तो इस देश में लोकतंत्र में सबकी सुन के और अच्छा काम अच्छी बात एक आदमी भी कहता है तो दो को भी वो माननी चाहिए, मगर यहाँ जो दो हैं या पहले भी देश में जिस तरह होता रहा कि वो मेजोरिटी के खुरापात जो दिमाग में है, ये डेमोक्रेसी में नहीं होती, राजशाही तानाशाही में होती है, ताकत और संख्या का नंबर। हमारे यहाँ संख्या के बल पे जरूर जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, मगर उन जनप्रतिनिधियों का ये रोल नहीं है कि वो संख्या के आधार पे देश को तहस नहस करें या जो मर्जी कानून बना लें। कानून स्क्रूटनी संविधान के मूल्यों के हिसाब से तय किया जाता है, जांचा जाता है, और उसकी जांचने की ड्यूटी, और सरकार जो भी काम करती है, ब्यूरोक्रेसी जो काम करती है, पार्लियामेंट जो काम करती है, उन सब को और लोगों के फंडामेंटल राइट, लीगल राइट की रखवाली करने की काम है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। ये संवैधानिक कोर्ट है क्योंकि संविधान में इनका जिक्र है, ये संविधान के जरिए बनी है। इन कोर्टों का काम है पूरा देखभाल रखना। अब ये कितनी देखभाल रख रहे हैं, इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कितनी बुरी तरह और हाई कोर्ट फेल हुई है इस देश के साथ न्याय करने में, अपनी ड्यूटी निभाने में, क्योंकि 180 देशों में से 161वां या 161वां नंबर है देश का राइट टू एक्सप्रेशन में, बोलने की आज़ादी में। तो जब बोलने की आज़ादी इतनी गिरावट पे है तो हम बड़ी और डेमोक्रेसी का क्या करें, सिर में मारें कि बड़ी डेमोक्रेसी है, इसी का राग पीटते रहें। किस तरह की डेमोक्रेसी है? मैं कहूँगा इंडिया में अभी डेमोक्रेसी सबसे घटियातम सत्र की डेमोक्रेसी है, और वो वहाँ तक कैसे पहुँची, इसमें अहम रोल है, कंट्रीब्यूशन है हाई कोर्ट का और ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के जजों का। तो इसलिए कई काम ऐसे हुए हैं, और उसमें भी अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स में इन्होंने कहा, सूर्यकांत ने, कि भाई अपॉइंटमेंट रद्द भी कर देंगे, कोई बात नहीं, होने दो अपॉइंटमेंट, सुनेंगे। वो आज तक नहीं सुना, आज तक डिसाइड नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी प्रेशर में है। और अब तो एक जज की श्रीधरन, जो अपराइट एक मजबूत जज, देश का सबसे मजबूत जज हाई कोर्ट का आज तक, जिसने इस माहौल में अपने आप को साबित किया, वाकई गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल लीगल राइट ऑफ द पीपल, उसने उस मंत्री के खिलाफ ये कहा था, इसको एफआईआर दर्ज करो, तुरंत रिपोर्ट करो, पता नहीं मैं कल रहूं या ना रहूं। इस तरह की बात उस जज की ट्रांसफ़र होती है, जहां ट्रांसफ़र होती है कोलिजियम करता है। पहले तो कोलिजियम वो गलत काम कर रहा था, और उसके बावजूद जहां कर रहा था जिस स्टेट में, उसको कहा नहीं, इसको इलाहाबाद बेचो, और इन्होंने सरकार की बात मान के उसको इलाहाबाद बेच दिया। पुनिशमेंट है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए कब्र खोदने का काम खुद कोलिजियम ने किया है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत भी एक मेंबर है। तो इससे साबित होता है देश का विकास, देश के राइट टू एक्सप्रेशन, देश के लोगों के अधिकार, देश में बंधुत्व, देश में फीलिंग ऑफ द जस्टिस, इसका सत्र जितना गिरता है उस पर सबसे ज़्यादा मैं सरकार से भी, ब्यूरोक्रेसी से भी, पार्लियामेंट से ज़्यादा दोषी मानता हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और ख़ासतौर से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस और देश का चीफ जस्टिस के, उनको ये देखना होगा ये कम क्यों हो रहा है। ये ज़्यादा जिम्मेदार हैं सरकार से भी ज़्यादा, क्योंकि सरकार की नकेल पकड़ना, कसना इनकी ड्यूटी है। इसका मतलब सरकार जितनी बदमाशी या गुंडागर्दी करती है, पुलिस, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, ये इनकी वजह से करती है। भाई हम ये कह सकते हैं या तो नालायक लोग भरे हुए हैं जुडिशरी में, या जुडिशरी कमज़ोर है, या इस तरह के लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट सरकार के पास हैं, और सरकार ऐसे ही लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखना चाहती है जजों के रूप में, ताकि वो डरते रहें। तो अब यहाँ मेरा कहना ये है, जस्टिस सूर्यकांत उसी स्टेट से आते हैं जहाँ से मैं आता हूँ, हरियाणा से, और इसलिए हरियाणा के लोगों से देश को भी ज़्यादा उम्मीद होती है कि बोल्ड होंगे, ईमानदार होंगे, या ये किसी से दबेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। तो मैं अभी भी कहता हूँ जस्टिस आदर्श गोयल ने जज होते हुए, क्योंकि वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से आए थे, यहाँ पर जब जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आता है
तो उस स्टेट का जो ऑलरेडी जज होता है सुप्रीम कोर्ट में, उस हाई कोर्ट का, उससे भी राय ली जाती है, कोलिजियम राय लेता है। तो उस राय में जस्टिस आदर्श गोयल ने, जो इसी सरकार में था, जस्टिस गोयल वो भी इसी सरकार का बनाया हुआ था, पीछे बीजेपी सरकार ने उसको हाई कोर्ट का जज बनाया था। अब आके वो एनजीटी में भी चेयरपर्सन रहे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी। तो उन्होंने खुद कंप्लेंट, उन्होंने खुद शिकायत, रिटर्न जो इस लेटर को उन्होंने बाहर भी पूरे देश के सामने रखा। आ गया वो आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के शिकार हैं लोगों ने, इनके खिलाफ जमानतों में या इस तरह के केसों में भ्रष्टाचार करने का आरोप और पैसे लेने का आरोप लगाया है, बेनामी प्रॉपर्टियां हैं। बिना उसके उस लेटर से इनका नाम 7, 8, 9 महीने रुका, और उसके बावजूद जो ही बना गोगोई, क्योंकि गोगोई की सेवा करी थी, बताते हैं बीमार था जब पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का चेयर वो था चीफ जस्टिस गोगोई, तो गोगोई जो ही चीफ जस्टिस बनता है उनकी फाइल क्लियर हो जाती है। वो मेरे ख्याल में उसके हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हो जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाते हैं। यहाँ पर बात यह है, डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ें दब नहीं सकती, तानाशाही राजशाही में अंधेर गर्दी में रुकती हैं। तो या तो उनके खिलाफ जो कंप्लेंट आदर्श गोयल ने की थी, एक जज, सीटिंग जज ने, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने, उस एप्लीकेशन पे क्या हुआ पूरे देश को पता लगना चाहिए था। ये ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की, भाई उस पर लिख दो इसमें कुछ नहीं मिला, कोई समस्या नहीं है, मगर उस पर कोई कार्रवाई ही ना करना है, उसको रद्दी की टोकरी में फेंकना है, ये देश के साथ नाइंसाफ़ी है, ये बदमाशी है जुडिशल सिस्टम की और ख़ासतौर पर कोलिजियम की। ये देश के साथ गद्दारी है कोलिजियम की। हाँ, पर अब मैं ये कहता हूँ, अगर उन सब के बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए और अब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, तो हमारा सबका सपोर्ट भी है और हम चाहते भी हैं कि वो सारी चिट्ठी विट्ठी के प्रेशर में ना रहें, कभी सरकार से दबें। अब दबने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इस लेवल पे उस चिट्ठी को माफ़ कर सकता है जस्टिस सूर्यकांत की, कि इस देश में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हैं, थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ इनके यहाँ भी होगी, उसको माफ़ करता है ये देश उम्मीद करता है, और हम भी उम्मीद करते हैं, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये बिना डरे, अब उस चिट्ठी की आड़, कंप्लेंट की आड़ में ये पूरा देश खड़ा है, मगर जस्टिस सूर्यकांत को अपनी रीढ़ की हड्डी दिखानी चाहिए और बिना सरकार से दबाव में आए वो काम करना चाहिए जो एक जज को, चीफ जस्टिस इसका नाम है, मुख्य न्यायाधीश, यानी औरों से भी, सारी अपनी टीम से न्याय के लिए प्रेरित रखना, न्याय के लिए बोल्ड होना, ईमानदार होना, और खुद तो वो काम करके अपने बचे हुए टेन्योर में इनको करके दिखाना चाहिए, दिखाना होगा। अगर वो नहीं करके दिखाया तो जो फिर भ्रष्टाचार की जो कंप्लेंट है, फिर पूरा देश इसको 100% सही माने कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिसकी वजह से ये सरकार के दबाव में हैं और देश के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि देश के साथ गद्दारी है, ये उससे साबित होगा। जस्टिस, जो चीफ जस्टिस हैं BR गवई, उनका जिस तरीके से अभी लेटेस्ट में मामला आया कि जूता फेंका एक वकील ने वो कोर्ट रूम में ही, और उसके बाद जिस तरीके से जाति को लेकर के बयान आए और तमाम लोग उसको लेकर के ट्रोलिंग जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से चरित्र पर सवाल उठाया गया, तो उसको लेकर के जैसे जस्टिस सूर्यकांत के पास जब मामला पहुंचा अवमानना की, तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या जस्टिस सूर्यकांत ने क्या उस वकील को बचाने में योगदान दिया, या फिर क्या कार्रवाई नहीं करना चाहते थे उस वकील के खिलाफ? 100% जस्टिस गवई भी अगर पर्सनली भी उनको ओपन कोर्ट में, तो उन्होंने कहा, अगर पर्सनली भी उन्होंने कहा अपने सुप्रीम कोर्ट के साथियों से और ख़ासतौर पर जस्टिस सूर्यकांत से, तब भी जस्टिस सूर्यकांत को और उनके साथी को, जस्टिस बागची को, इन दोनों को संज्ञान लेना चाहिए था। संज्ञान इसलिए लेना चाहिए था, वो जूता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे है, सुप्रीम कोर्ट के गरिमा पे जूता है। उसको अगर आप सिर्फ ये मान लोगे कि एक चीफ जस्टिस गवई पे जूता है, या एक दलित पे जूता है, या एक माइनॉरिटी बौद्ध पे जूता है, तो ये अगर बात अगर आप लेंगे तो इसका मतलब फिर आप कास्टिक हैं, फिर आप जातिवादी हैं, वर्णवादी हैं, और वर्णवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। और इस फैसले से अंदर की क्या कहानी मुझे पता नहीं, मगर एज ए जज अगर मैं उस चेयर पे होता तो उस काम को ऐसे करते कि ये मैसेज देश में जाना चाहिए। या बात उसकी नहीं है कि जूता फेंका, किसी ने फेंका, क्यों फेंका, भाई क्या बोलने की आज़ादी को इतना कम आके बैठे हैं लोग, इसीलिए तो 161 नंबर पे हैं।
कि चीफ जस्टिस के ऊपर भी जूता फेंका जा सकता है कुछ कमेंट करने पे। तो देश में बोलने की आज़ादी, कमेंट करने की आज़ादी, आलोचना करने की, व्यंग करने की आज़ादी को आपने भट्ठा बिठा दिया। तो इससे मैसेज देश में नेगेटिव गया है और उसकी जिम्मेदारी जस्टिस सूर्यकांत की है। और यहाँ पे बड़ी बात यह है, लोगों को प्रश्न उठाने का मौका तब मिला क्योंकि जिसने जूता फेंका वो खुद तिवाड़ी पंडित जी है, ब्राह्मण समाज से है, ब्राह्मण वर्ण से, मैं समाज से भी नहीं कहूँगा, वर्ण। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण एक वर्ण है और वर्णवाद का सबसे ज़्यादा पोषक संरक्षक ब्राह्मण है। अब जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण वर्ण से आते हैं। तो उसी की कोर्ट द्वारा ये, और जबकि हमारी SCBA सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने भी कहा इसका मजाक मत बनने दो सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद भी उसको ढील ढाला करना, इग्नोर करना, नोटिस नहीं करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि देश में अभी वर्णवादी मानसिकता हावी है और इसका मुकाबला ही नहीं करना, इसको नेस्तानबूद करना इस देश की जिम्मेदारी है। और इसको नेस्तानबूद किए बिना ये देश फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारे, शांति, सुख शांति से नहीं रह पाएगा। ये नाम के लिए बड़ा लोकतंत्र है, इससे ज़्यादा बड़ी बुराई धरती के किसी कोने पे नहीं, कहीं भी नहीं। जो बुराई, जो षड्यंत्र वर्णवादी कुव्यवस्था में है। अब जैसे 14 महीने के लिए सर ये बनेंगे चीफ जस्टिस, तो क्या इतने कम टाइम के लिए जो चीफ जस्टिस बन रहे हैं सरकार के दबाव में काम ना करें, ऐसा कुछ करके दिखाएं? क्या ऐसा पॉसिबल है इतने कम समय में? और ऐसे कौन से फैसले हैं जिनको लेकर के उनको मतलब काम करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन से दबाव हैं? पहली बात तो सारे जज बराबर हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोई अलग नहीं है, वो सीनियरिटी में उनसे अलग है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ पावर है। पहली बात तो जस्टिस सूर्यकांत को एक बात अनाउंस करनी चाहिए और अपनी कोर्ट में क्लियर करना चाहिए, सर्कुलर जारी करना चाहिए पूरे देश की जुडिशरी के लिए, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए, कि कानून बनने के बाद भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल भी फ्रेम कर दिया कि जजों को और कोर्ट को कैसे एड्रेस करना है, कैसे बोलना वकीलों को। अभी भी माय लॉर्ड तोते की तरह वकील बोल रहे हैं। इससे साबित होता है क्लाइंट को भी, देश की जनता को लगता है जैसे वकीलों को भीख मांगनी है मेरे लिए। तो ये लोकतंत्र में भीख नहीं होती, न्याय में न्याय राइट होता है, फंडामेंटल राइट, और ये ड्यूटी है जुडिशरी की, मर्जी नहीं है लोगों के लिए न्याय के काम करने के लिए। इसलिए हमने लेटर भी, ओपन लेटर लिखा जस्टिस गवाई को, वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जो भी वर्ड हैं माय लॉर्ड, वो लिखित में भी बोलने में भी तुरंत प्रभाव से पूरे देश में बंद करवाएं, क्योंकि कानून है। और दूसरा, कोलिजियम के सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाए और मास्टर ऑफ रोस्टर को ख़त्म करें। मास्टर ऑफ रोस्टर एक तरह की तानाशाही है, भ्रष्टाचार का अड्डा है, क्योंकि एक जज काबू में आ गया, जैसे जस्टिस गवाई पे 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक जज काबू में आ गया कि उसके खिलाफ कंप्लेंट है, उसके डॉक्यूमेंट है, या उसने अपने बच्चों का कुछ इधर उधर अपने लालच के काम कराने, किसी को जज बनवाना अपने चहेते को, तो वो बेड़ा गर्क करता पूरे देश का। इसलिए जब सारे जज बराबर हैं तो मास्टर ऑफ रोस्टर नाम की संस्था या की चिड़िया ख़त्म होनी चाहिए और सारे जज बैठ के फुल कोर्ट कंप्लीट जज वो डिसाइड करें कि कौन से मैटर कैसे लगेंगे, उसके लिए नियम तय करें और कंप्यूटर से फिर ऑटोमेटिक, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, किसी जज के कहने से नहीं, फिर वो जब ऐसे केस ऑटोमेटिकली लगे, हाँ कोई खास फिर उसमें गड़बड़ है, तब उसकी मेंशनिंग के लिए, उसको कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 5 जज जो भी हैं उनके सामने कोई भी मेंशन करे, उनको पांचों को पावर होनी चाहिए कि उसमें इंटरफेयर करें और गड़बड़ को रोकने का काम करें। तो ये होना चाहिए। जैसे सर तमाम जो अभी निर्णय फैसले लेने थे सुप्रीम कोर्ट के, उसमें देरी हो रही है। जैसे आपका जो उमर खालिद की जमानत याचिका है, तमाम तरीके के जो सुप्रीम कोर्ट में मामले आए हैं, क्या लगता है इनमें सुप्रीम कोर्ट को तेज़ी से कार्रवाई करनी चाहिए? अब सूर्यकांत के आने के बाद कुछ निर्णय हो सकेगा इन चीज़ों को लेकर के, या ECI वगैरह को लेकर के जिस तरीके से मामले आते हैं और सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है, SIR को लेकर के जो आया है, तमाम चीज़ें जो होती हैं, सरकार के मतलब खिलाफ जाकर के फैसले लेने में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप, मतलब लगता है इस तरीके से सवाल उठते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं ले पाता, सरकारी प्रेशर में होता है। क्या लगता है सूर्यकांत में वो दिखता है ऐसा कुछ फैसले से? नहीं, अभी नहीं दिखा, खास नहीं दिख रहा, उसमें कुछ खास नहीं दिख रहा। हो सकता है एक दबाव हो कि चीफ जस्टिस बनना कभी उसमें रुकावट आ जाए, इसलिए इस तरह का ढुलमुल रवैया रहा हो।
अब कुछ अगर वो चीफ जस्टिस बनने के बाद कुछ करामात कर दें तो अच्छा होगा। हम तो कह रहे हैं वो कंप्लेंट अब रद्दी की टोकरी में है। अब हमने भी उस बात को और देश को भी हम अनुरोध करते हैं भाई उसको बात को भूल जाओ। अब ये चीफ जस्टिस हैं, इनको बिना उस दबाव के सरकार के हर गलत स्टेप का, हर तानाशाही का, हर राजशाही का, हर अनडेमोक्रेटिक तरीके का, हर प्रियम्बल के खिलाफ लक्ष्य जो हमारा प्रियम्बल में उसके खिलाफ कुछ भी पॉलिसी या कानून है सबको धराशायी करना चाहिए, उसके खिलाफ रोक लगानी चाहिए और इस तरह का व्यवहार दिखाना चाहिए कि सरकार अपनी हैसियत में रहे, पार्लियामेंट अपनी हैसियत में रहे और ज़रूरत पड़े तो पार्लियामेंट और विधानसभाओं के अंदर भी जो गुंडागर्दी चल रही है, जो डेमोक्रेटिक तरीके नहीं चल रहे हैं, वो बेशक एक इंडिपेंडेंट चीज़ है मगर सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को भी कॉग्निजेंस ले सकती है, लेना चाहिए। एक्सपेंड करना पड़ेगा जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि देश को ठीक करना है तो इस ठीक करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, ख़ास तौर पर फिर उसमें चीफ जस्टिस की कि और लोगों को ये उम्मीद नहीं, ये ड्यूटी है और उस ड्यूटी को ये निभाएं, पूरा करें, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार से प्रताड़ित लोग, अन्याय के शिकार लोग, वो जुडिशरी को ही देश ने और संविधान ने पावर दी है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं तब इनका चीफ जस्टिस होने की सार्थकता है। वरना देश में ये 53 50 का कोई नाम गिनवा दे, 1-2 को छोड़ के किसी का नाम ही याद नहीं किसी चीफ जस्टिस का, क्योंकि काम कुछ किया नहीं। सरकारों के प्रेशर में बस चीफ जस्टिस बन गए, उसी बात की हवावाई के चक्कर में उसका कोई बेनिफिट नहीं देश को। और सारे जजों को भी, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को भी, जैसे जस्टिस ओक ने जो बहादुरी दिखाई, जो बोल्डनेस दिखाई, जो अपराइटनेस दिखाई, ये सारा कोई भी जज नहीं दिखा पाया, ये चीफ जस्टिस भी नहीं दिखा पाए। उसके समय में जो चीफ जस्टिस है वो उसके सामने कुछ भी नहीं। असली अगर कोई चीफ जस्टिस इस टेन्योर में रहा इन 8-10 सालों में, जो चीफ जस्टिस ना हो के भी चीफ जस्टिसों से ज़्यादा जिसकी इज्जत है, ज़्यादा मान सम्मान है और जिसने संविधान के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, तो जस्टिस सूर्यकांत से उम्मीद बार को बिल्कुल नहीं है, कोई खास ज़्यादा नहीं है। मगर इनको बचना चाहिए, अपने यारे प्यारों को जज बनाने के जुगाड़ में ना रहें, अपने यारे प्यारों को का फेवर करने के जुगाड़ में ना रहें, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अभी एक हमें उठाना पड़ा था मामला, न्यूज़ लॉन्चर ने वो मामला उठाया था। वो कोई तरसेम शर्मा है इनका, जिस गांव में इनके भाई की बेटी की शादी है की हुई है, उन्हीं के आसपास उसी गांव से या मोहल्ले से वो केस इनके सामने है। वो हारे हुए थे हाई कोर्ट से और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी 5 जजों के फैसले के अनुरूप फैसला दिया हुआ था। यहाँ आके इन्होंने जिन लोगों के पक्ष में फैसला था वो तो अभी तक लटके हुए हैं, उनके अपॉइंटमेंट नहीं, वो धक्के खा रहे हैं और उस तरसेम शर्मा एंड कंपनी को अपॉइंटमेंट करने के ऑर्डर दे दिए इन द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट। ये जुडिशियल डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन है, मैं ये कहूँगा ये जुडिशियल टेररिज्म है, ये जुडिशियल गुंडागर्दी है। वो चीज़ें रेक्टिफाई करें। जब हमें पता चला या क्लाइंट ने हमें भी अप्रोच किया तो हमने मेंशन किया इस उम्मीद से कि जस्टिस सूर्यकांत से कोई गलती हुई है तो वो उस बात को सुधारेंगे, सुनेंगे। तो 14 नवंबर को वो केस लगा हुआ है। हम कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी उस गलती का एहसास करेंगे और उस मामले को ठीक करेंगे, वरना उस मामले से और बदनामी हो सकती है और वो मामला बड़ा मामला बन सकता है। तो इन चीज़ों से हम उम्मीद करते हैं जस्टिस सूर्यकांत बचे रहें और हरियाणा से आने वाले, शायद वो पहले चीफ जस्टिस हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हरियाणवियों की भी और हरियाणा से आने वाले जजों की छवि देश के अंदर एक बहुत बड़े पॉजिटिविटी के साथ पूरा देश देख पाए और हम सब उस पर फिर गौरव फील कर पाएँ, ऐसी हमारी आशा है। तो प्रेशर में अगर नहीं होंगे, उनको इतनी समझ तो है कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट के बारे में सोचते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हाई कोर्ट में होते हुए उनकी कुछ जजमेंट और एक जजमेंट का तो मैं कायल था, अच्छा लगा था मुझे। और मैंने एक बार उनसे जब फिजिकली मिला था तो मैंने कहा भी था, उसका जिक्र मैंने किया था कि दैट इज़ गुड, और मैंने कहा मुझे अच्छा लगा वो। मगर ये जो उमर खालिद और इस तरह के नौजवानों के साथ, या भीमा कोरे गांव के लोगों को भी शायद अब मिली है कुछ लोगों को जमानत, ये जो खेल है ये वर्णवादी
तानाशाही राजशाही का प्रतीक है। ये युवा देश के लिए खतरा नहीं है, ना देश की सिक्योरिटी के लिए, ना सॉवरेनिटी के लिए, ना यूनिटी के लिए, ना ब्रदरहुड के लिए, ना फ्रेटर्निटी के लिए ये बनाए जाते हैं। और इसमें डेमोक्रेसी में सत्ता नहीं होती, व्यवस्था होती है। और फिर भी जो भूल भटक के इस व्यवस्था में हैं, जिनको देश पूरा सत्ता कहता है, ये लोग लगातार उसमें बने रहने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, जो कि डेमोक्रेसी में जिसके लिए कोई जगह नहीं है। मगर कोर्टें इस पे संज्ञान नहीं ले पाई, इन चीज़ों को अपने जूरिस्प्रूडेंस में बोल और लिख नहीं पाई। इस वजह से इन नौजवानों को 5-5 साल जेल में हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी मुझे लगता है बिल्कुल ट्रायल कोर्ट की तरह से, जो ट्रायल कोर्ट अपने सिर से जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता जमानत देने की, वो कैंसिल ही करते हैं ताकि हाई कोर्ट कोई उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे, डर के मारे, अज्ञानता के मारे, हिम्मत की कमी की वजह से। और हाई कोर्ट में भी ज़्यादातर ऐसा ही होता है, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ऐसा ही होगा, जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है, ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैरकानूनी है। और मैं ये कह रहा हूँ, जो ये बार बार लोगों को सताने का काम है, जेलों में रखने का, ये राष्ट्रीय अपराध है और इसमें स्टेट शामिल है। और इन बच्चों का कोई ये मैं बार बार एक बात को दोहराता हूँ, देश का एक भी नागरिक ना आतंकवादी है, ना देशद्रोही है, ना नक्सलवादी है, ना खालिस्तानी है। ये सारे के सारे शब्द घड़े जाते हैं जब देश के लोगों को के फंडामेंटल राइट या राइट्स की बात करने वाले जो युवा या मुखर आवाज़ होती हैं, उनको टारगेट किया जाता है। उनको फिर आतंकवादी, नक्सलवादी, जल जंगल ज़मीन बचाने की बात करने वाला, ये कारपोरेट्स का विरोध करने वाला, लूट खसोट माइनिंग में रोकने के लिए बात करने वाले, उन लोगों को तो नक्सलवादी नाम दिया जाता है। और जो लोग सरदार लोग, सिख लोग कोई बात करेंगे, उनको खालिस्तानी, किसी को देशद्रोही, किसी को पाकिस्तानी मुसलमान को। ये बदमाशी है, ये देश के खिलाफ अपराध है, इसको मैं राष्ट्रीय अपराध कहता हूँ। देश का हर नौजवान इस देश में भागीदारी चाहता है, देश के प्रोग्रेस को करवाना चाहता है। मगर ये उमर खालिद को और इन लोगों को जमानत ना मिलना सुप्रीम कोर्ट से बिना ट्रायल के, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट खुद याचक है सरकार से। एक बार बोलती है जैसे गुर्राती है, अगली बार कहती है, फिर टाइम दे देती है। भाई क्या है ये, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और सोनम वांगचुक का भी मामला है। सोनम वांगचुक का भी मामला ही है। सोनम वांगचुक भी अगर आतंकवादी हो गया, एनएसएस सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वो भी नेशनल की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो फिर देश में कोई बचा ही नहीं। फिर तो असली खतरनाक ये लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो सोनम वांगचुक पे एनएसए लगाते हैं। अरे सोनम, वहाँ तो कितनी गड़बड़ हुई, 4 लोगों को सीधा मारा, बिना ऑर्डर के मारा। वहाँ का तो बताते हैं डीसी या जो भी है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उन्होंने कहा मैंने ऑर्डर नहीं दिया, तो किसी ने ऑर्डर दिया। इसका सीधा सा है कि ऑर्डर यहाँ से मिला, गृह मंत्रालय से। कौन है गृह मंत्रालय में? गृह मंत्री कौन है? उसने किसको आदेश दिया होगा? और उन लोगों ने जो अपनी नौकरी चाकरी करने के लिए, मैं इस देश के IAS IPS ब्यूरोक्रेसी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ और एक सजेशन भी देता हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट होने के नाते, कि आप किसी के नौकर नहीं, किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। आप अपने छोटे लालचों को त्याग के देश के साथ गद्दारी ना करें। किसी अरे गहरे नत्थु प्यारे नेता मंत्री की इलीगल बातों को ना माने, जो देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को आपके जरिए, आपकी बंदूकों के जरिए, आपकी ताकत के जरिए आपको राजा का लठैत बना के नेस्तानबूद करना चाहते हैं, उनकी बात मत मानिए। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देश के वकील, देश की कोर्टें आपके साथ हैं। तो इसलिए ये लालच छोड़ दें, प्रमोशन का, गलत ट्रांसफ़र का, गलत पोस्टिंग का। तो इस वजह से उतना ही बेड़ा गर्क, जैसे 161वें नंबर पर देश का राइट टू एक्सप्रेशन पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो जिम्मेवार हैं ही, ये देश की IAS IPS लॉबी भी जिम्मेवार है। ये संविधान की वो शपथ लेते हैं, और इनको हम समझते हैं सबसे समझदार नौजवान हैं देश के, जो इन पोस्टों पे जाते हैं। उनकी समझदारी का क्या करें? एक तो मुश्किल से ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, मैं कोई भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। एक में भी हिम्मत नहीं है, जैसे नेताओं में हिम्मत नहीं। मैं तो अब कहता हूँ कि जजों का भी करना पड़ेगा। कितने जज सामने आते हैं कि मेरा नार्को टेस्ट कर लो, अगर मैंने भ्रष्टाचार किया तो मैं तुरंत इस्तीफा देकर अपने घर जाता हूँ, देश से माफ़ी मांगता हूँ। इम्पॉसिबल हो गया देश के अंदर इस तरह की बातें। ईमानदारी एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसको ढूंढे से मिल नहीं रही। तो इनको जमानत ना देना, इनको इतने लंबे समय के ट्रायल के नाम पे उलझाए रखना, ये राष्ट्रीय अपराध है। देश में राष्ट्रीय अपराध के नाम से कानून बनाना पड़ेगा, जिसमें उन पुलिस अफसरों को, पुलिस कर्मचारियों को, नेताओं को, या इवन जुडिशरी भी शामिल हो, तो नेक्सस जो देश की जनता के साथ अपराध सताने का काम करें,
उन लोगों के खिलाफ एक्शन होने की ज़रूरत है। फ्यूचर में ये कानून बनाने की ज़रूरत है इस देश में। अंतिम सवाल ये है कि बी आर गवई का जो कार्यकाल रहा है उससे जिस तरीके से उम्मीद जगी थी कि अम्बेडकरवादी और जिस तरीके से उनके दलित जाति के होने की वजह से कि लोगों में एक था कि बहुजनों के लिए कुछ काम करेंगे, उस तरीके का माहौल होगा। क्या ये एक महीना अब तो बचा हुआ है, क्या रहा, कुछ उससे हासिल हुआ या नहीं हुआ? और फिर जस्टिस सूर्यकांत अब जब बनेंगे तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इसके बाद, या जो वो नहीं कर पाए वो कर पाएंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं लगातार कहता हूँ, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक संविधान के हिसाब से 5% अचीवमेंट की है, 5% काम किया है, 95% काम बाकी है। जस्टिस गवई के बारे में मैं ये कहूँगा, एज पर द राय वकीलों की भी है, मेरा अपना आकलन भी, कि उन्होंने 10% काम किया है। वो कर सकते थे, 90% उन्होंने खाली छोड़ दिया। इस छोटे से टेन्योर में बहुत कुछ कर सकते थे जो उन्होंने वो नहीं कर पाए या नहीं किया। नंबर 1 तो अपने भांजे को जज बना के उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया, जिसकी वजह से एक बेकार जज, मैं ये कहूँगा, एक ऐसा जज जो पूरे एडवोकेट समाज पूरे देश का उनको काबिल नहीं मानता, उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया और देश के 50 से भी ज़्यादा, जिसमें चीफ जस्टिस भी हैं और जजेस भी जो सीनियरिटी में उनसे सीनियर थे, उन सब के साथ अन्याय करके उस आदमी को यहाँ लाया गया। उसी श्रेणी में अगर वो अपने भांजे के चक्कर में नहीं होते तो विरोध कर सकते थे, उस आदमी को, पंचोली को यहाँ नहीं आने देते, मगर ये बहुत गलत हुआ। दूसरा, एक मैटर लगा बहुत दिनों के बाद, उसको उन्होंने लगा दिया बुद्धिस्ट प्लेस जो है बोध गया वाला, उसका मैटर लगा दिया कोर्ट नंबर 2 के सामने या जस्टिस सूर्यकांत के सामने। ये मामला नीचे लगाना चाहिए था। मैं बार बार कहता हूँ, जो 5 जज ऊपर के हैं, इनके पास तो इस तरह के मैटर ही नहीं होने चाहिए जिसको उन दिनों में उस सरकार के दौरान चीफ जस्टिस बनने के चांस जिसके हैं। मेरा अपना तजुर्बा है कि उस लेवल पे आके समझौतावादी बहुत सारे जज हुए हैं और वो काम ही नहीं कर पाए, या उन्होंने तारीख पे तारीख या सरकार के हिसाब से मुड़ने की या मुड़े। इस तरह का आप पूरा डाटे के साथ देख सकते हैं, पूरा देश इसको जांच सकता है। तो इसलिए 5 जजों को, जिनको चीफ जस्टिस नहीं बनना होता उस वक़्त में, रिटायर नहीं होना होता, क्योंकि वो आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट के चक्कर में भी रहते हैं, गुंगे हो जाता है मामला। ये स्पष्ट दिखाई देता है कई जजों को जो अब रिटायरमेंट के होके अच्छे रिटायरमेंट की पोस्टों पे चले गए हैं। वो दुर्भाग्य है। एक तरफ तो जज हैं आप पूरे देश के, एक तरफ आप सरकार के मातहत ट्रिब्यूनलों में चेयरमैन बनते हैं जो किसी मिनिस्ट्री के अंडर में होता है। ये इस तरह की नॉनसेंस हो रही है देश में, पूर्ण तरह से बंद हो और ऐसे कानून प्रोविज़न इन जजों को रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन बनाना या ट्रिब्यूनलों में लगाना या आर्बिट्रेशन में इनको नियुक्त करना, ये देश के साथ अपराध है। इस देश के वकील इतने ईमानदार, बोल्ड और एक्टिव दुनिया भर के वकील हैं, उस रिसोर्स का, उस मैन पावर का यूज करने के बजाय सब कुछ ये रिटायरमेंट के बाद भी पूरी तनख्वाह लेते हैं, फिर ट्रिब्यूनलों में या फिर वो आर्बिट्रेशनों के चक्कर में पैसे इकट्ठे करने में लगे रहते हैं। देश सेवा का तो काम ही नहीं कर पाते, रिटायरमेंट के होने के बाद भी खुल के बोल ही नहीं पाते। अगर रिटायर्ड जज भी खुल के बोलें तो देश का इंडेक्स राइट टू एक्सप्रेशन का बोलने की आज़ादी इतनी कम नहीं होती जिस गिरावट पे चली गई। ये सब लोग जिम्मेदार हैं, A to Z जो सिर्फ पाइपलाइन में है, जो लाइन में लगे हुए हैं। इसकी एक तरह से मैं कहूँगा इसको भिखारियों की लाइन है ये, तो ये नहीं होना चाहिए। और जस्टिस गवई खुद भी इसको मास्टर ब्रोस्टर वाले सिस्टम को ख़त्म कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। माइलोड कहलवाना बंद नहीं कर पाए, और हमने लिखा कॉग्निजेंस नहीं ले पाए वोटों की गड़बड़ के अंदर। राहुल गांधी का इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ और सो मोटो एक्शन नहीं ले पाए, और ना किसी को प्रेरित कर पाए किसी और जज को कि वो ले ले। तो देश की स्थिति अच्छी नहीं है, जुडिशरी की हालात खतरनाक हैं। जितना दिल्ली का में पॉल्यूशन है, जितने हालात सांस लेने के ख़राब हैं, सेहत के लिए गड़बड़ है, खतरनाक मौसम और खतरनाक पॉल्यूशन। दिल्ली की परसेंटेज ऑफ पॉल्यूशन का मतलब है दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता को या व्यवस्था को संभालने के लिए, वो भी उतने ही पॉल्यूटेड हैं जितने दिल्ली की हवा है, उसके समानुपाती है। इसको सुधारने के लिए देश को आगे आना होगा, ये अपने आप में सुधरने वाला नहीं है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपकी क्या राय है जस्टिस सूर्यकांत को चीफ जस्टिस बनाए जाने के बाद, आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं? आप भी कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।